नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रखें अब आप स्ट्रैटेजी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, इनसे करेंगे बातचीत। साथ ही आज हमारे साथ है खास मेहमान आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी। सिद्धार्थ का करते हैं स्वागत शो में, और पूरी रिसर्च टीम का भी स्वागत जो कि हमें अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च बताएंगी। सबसे पहले हम आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हमने देखा दिन भर उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट पर ही बंद हुए। निफ्टी करीब 90 अंक गिरकर 17,425 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स में 325 अंकों की गिरावट हमने आज देखी। हालांकि निफ्टी बैंक 225 अंकों की तेजी के साथ 37,450 के पास बंद हुआ। आज आईटी, ऑटो, एफएमसीजी और फार्मा शेयरों ने बाजार पर दबाव बनाया, तो वहीं पीएसयू और बैंकों ने सहारा देने की यहां पर कोशिश की है। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या आंकड़े सामने आ रहे हैं, समझते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 5,122 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो वहीं डीआईआईज ने आज करीब 3,809 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और आइए एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं कि मजबूती के साथ बाजार खुलने के बावजूद गिरावट पर क्यों बंद हुए बाजार। रिकवरी के बाद भारतीय बाजारों में आज फिर से एक बेहद इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला। अमेरिकी बाजारों से मिले जुले संकेत थे। डाउ मजबूती के साथ 200 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, तो नैस्डैक में हल्की कमजोरी रही। एफआईआईज के आंकड़े भी मिले जुले थे। कैश मार्केट में बिकवाली का आंकड़ा, जिसमें कुछ वेदांता की डील का भी एडजस्टमेंट था, लेकिन वायदा कारोबार में स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी। उसके बाद कल की तेजी का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला मामला। बाजार अब भी हल्के, और वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी के एक दिन पहले एक और सेंटिमेंट अच्छा करने वाली खबर, जिसमें कि जो वायदा कारोबार में सेबी की तरफ से मार्जिन्स के नए नियम 1 दिसंबर से लागू होने थे, वो 3 महीने के लिए टाले गए। इन सब खबरों के बीच में बाजार ने मजबूत शुरुआत की। मजबूत शुरुआत के बाद निफ्टी 17,550 पर खुलकर धीमे धीमे 17,500 17,600 की रेंज में दिन भर ट्रेड करता दिखा, और आखिरी आधे पौन घंटे में अगर बिकवाली को छोड़ दें तो बाजार दिन भर बेहद मजबूत था। आखिरी आधे पौन घंटे में जो बिकवाली आई, 17,600 का हाई बनाने के बाद न सिर्फ 17,500 तोड़ा, 17,400 तोड़ा, बल्कि 17,350 तक बाजार कमजोर होते दिखे, और जो क्लोजिंग हुई 17,415 के आसपास, वो परसों की क्लोजिंग के आसपास ही हुई। यही हाल बैंक निफ्टी का भी था। 37,500 के पार निकलकर टिकने के बाद बैंक निफ्टी ने तेज दौड़ लगाई और 37,900 के आसपास तक पहुंचता दिखा। आखिरी आधे घंटे में बैंक निफ्टी भी तेजी से टूटा। लगभग 500-600 पॉइंट ऊपरी स्तरों से फिसलने के बाद मुश्किल से हरे निशान में 37,450 के आसपास बंद हुआ। लेकिन आज के सेशन में भले ही निफ्टी में और दिग्गजों में थोड़ी बिकवाली दिखी हो, लेकिन बैंक्स मजबूत थे। बैंक्स के अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी दिखी। हाल ही की लिस्टिंग वाली कंपनियों में जो मार पड़ती हुई दिखी थी, उसमें फिर से रिकवरी लौटती दिखी। स्पेशली एसजीएस और पेटीएम, फिनोटेक, ये सारे शेयर ऐसे थे, फिनो पेमेंट्स, ये सारे शेयर ऐसे थे जो बढ़िया रिकवर करते हुए दिखे। तो कह सकते हैं एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले बाजार में उतार चढ़ाव का माहौल और दोनों तरफ के ट्रेड आज दिखे। तो उतार चढ़ाव का माहौल आज बाजार में देखने को मिला, लेकिन किस सेक्टर का क्या हाल रहा। हमारे साथ हमारे से आशीष चतुर्वेदी। आशीष जरा बताएं, आज के इस कारोबार में कौन से ऐसे सेक्टर थे जहां पर मजबूती रही और कहां पर सुस्ती देखी गई। देखिए, काफी उतार चढ़ाव वाला सत्र देखने को मिला। शुरुआती तेजी के बाद अगर आप देखें तो आखिरी 1-1.5 घंटे में जो है इंडेक्स पर हल्की सी बिकवाली देखने को मिली, और ऊपरी तरफ से अगर आप देखें निफ्टी 17,600 का हाई बनाया, वहां से अगर आप देखें तो 185 अंक नीचे की जो है क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी बैंक, जैसा कि आप बता रहे थे, कि वहां से थोड़ा बहुत अगर आप देखें तो एक खरीदारी का रुझान देखने को मिला। और अच्छी बात है कि इंडिया विक्स, जो कि वॉलेटिलिटी का सूचकांक है, यहाँ पर करीब 5% की आपको गिरावट देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को समझा जाए तो सबसे पहले देखिए जो हाल ही की लिस्टेड कंपनीज है, यहाँ पर भरपूर एक्शन देखने को मिला। और पेटीएम अगर आप देखें तो लिस्टिंग के दौरान काफी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन आज निश्चित तरह से एक तेज रिबाउंड यहाँ पर देखने को मिला। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, यहाँ पर देखिए फिनो पेमेंट्स बैंक है, पीबी फिनटेक, इन तमाम जो रिसेंट लिस्टेड स्टॉक्स हैं, यहाँ पर काफी बढ़िया तेजी देखने को मिली। इसके अलावा खबरों का असर देखने को मिला जी एंटरटेनमेंट में, क्योंकि चेयरमैन की तरफ से खबर आते हुए दिखी थी। मैनेजिंग एडिटर जो माफ कीजिए मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो ये कह रहे हैं कि सोनी के साथ जो मर्जर है वो टाइमलाइन बराबर चल रही है, इसका एक असर देखने को मिला। और इसी के साथ अगर आप देखें तो बैंकिंग स्टॉक, जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे, यहाँ पर जो है काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि सरकारी बैंकों के जो निजीकरण के चलते कुछ लॉज हैं, इसमें एक अमेंडमेंट किया गया।
IT स्टॉक्स में अगर आप देखें तो थोड़ी सी आज सुस्ती नजर आई, हालांकि कोई गिरावट बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो इंडेक्स हैवीवेट जैसे इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में हल्की सी गिरावट का रुझान देखने को मिला। ऑटो स्टॉक्स की जो रफ्तार है यहाँ पर भी थोड़ा सा ब्रेक लगते हुए नजर आया। आयशर मोटर्स, TVS मोटर्स, इन स्टॉक्स में हल्की सी गिरावट देखने को मिली और टाटा मोटर्स में भी अगर आप देखें तो दिन के दौरान गिरावट का रुझान देखने को मिला। सरकारी स्टॉक्स में चुनिंदा अगर बात की जाए तो थोड़े बहुत गेंस देखने को मिले। मिसाल के तौर पर देखें तो न्यू इंडिया एश्योरेंस है, कोल इंडिया, यहाँ पर डिविडेंड को लेकर बोर्ड बैठक होने वाली है। और अंत में क्योंकि कच्चे तेल में एक बड़ा उछाल देखने को मिला, इसके चलते ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिली। ONGC, चेन्नई पेट्रो, ऑयल इंडिया, गुजरात गैस जैसे स्टॉक्स हैं, यहाँ पर खरीदारी का रुझान देखने को मिला। बहुत शुक्रिया आशीष, आज सेक्टर स्पेसिफिक बाजार का हाल बताने के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं और हमने देखा एक दिन पहले इशू प्राइस से करीब 170% के दमदार प्रीमियम पर लिस्टिंग के बाद लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के शेयर में आज लगातार दूसरे दिन तूफानी तेजी दिखी और शेयर 20% के अपर सर्किट पर बंद हुआ। इस तरह से महज 2 दिनों में कंपनी का शेयर इशू प्राइस से करीब 200% उछल चुका है। अब जी बिजनेस से खास बातचीत में लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के CFO राजन वेंकटेशन ने बताया है कि आगे पूरी तरह से ग्रोथ पर फोकस रहेगा और आय बढ़ाने के लिए अधिग्रहण पर भी विचार किया जा सकता है। The growth plan will be a combination of both organic as well as inorganic. आप हिस्टोरिकली देखेंगे हम काफी हाई ग्रोथ कंपनी रहे हैं। 2010 से 2020 तक आप देखेंगे हमारा ग्रोथ रेट जो है ऑलमोस्ट 45% क्या कर रहा है। तो ऑल ऑफ दिस वाज प्योरली ऑर्गेनिक, हमने कोई आउटसाइड कैपिटल नहीं लिया है। जो भी ग्रोथ हुआ है कंपनी में वो प्योर ऑर्गेनिक ग्रोथ रहा है। 2021 में थोड़ा सा कोविड का इम्पैक्ट रहा जिसकी वजह से थोड़ा सा रेवेन्यू में स्लगिशनेस हुआ, बट ऑर्गेनिक साइड में भी वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन द राइट सेट ऑफ पीपल टू ड्राइव ग्रोथ ऑन दैट साइड एंड ऐड न्यू क्लाइंट्स। ऑन द इनऑर्गेनिक साइड अगेन हमने काफी काम ऑलरेडी किया है। हमने पूरा एक व्हाइट बोर्ड और स्ट्रैटेजी बनाया है जिसमें हमने क्या टाइप ऑफ एसेट्स, क्या टाइप ऑफ टारगेट्स टू गो आफ्टर, हमने ऑलरेडी अपना स्ट्रैटेजी और विजन तैयार किया उसको फॉर द इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन। विद इन द नेक्स्ट 6 to 12 months we will definitely push the pedal on the accelerator and do something on the inorganic side as well. आइए अब चलते हैं सीधे हमारे आज के खास मेहमान आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी के पास। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले बाजार पर आपकी राय, अभी फिलहाल इस बाजार में क्या करने की आप सलाह देंगे? साथ ही कल के लिए इंट्राडे पिक के लिए कौन सा स्टॉक लेकर आए हैं और हफ्ते भर का नजरिया, पोजिशनल व्यू कहां पर? देखिए स्वाति, नमस्कार। और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बाजार बहुत ही कंसोलिडेशन फेज में है, ऊपरी स्तर पे टिक नहीं पा रहा है, वहां पे बिकवाली आ रही है। यहाँ पे आपको जो रणनीति अपनानी चाहिए वो सही स्टॉक को आपको टुकड़ों में खरीदना चाहिए, क्योंकि बाजार में एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर है। 7-8% का प्रॉफिट बुकिंग हमने देख चुके हैं, और भी हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग रहे, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से 10% का प्रॉफिट बुकिंग बाजार में हेल्दी साइन है। सही स्टॉक, अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक टुकड़ों में खरीदने की कोशिश करें, यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि बॉटम की टाइमिंग करना बहुत मुश्किल है। और आज के बारे में अगर जो बात करें, कल के लिए कोई अगर स्टॉक की बात करें तो मुझे लगता है कि बैंकिंग स्पेस में से ICICI बैंक पे खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए 747 का और टारगेट रखना चाहिए 786 का। ICICI बैंक बहुत ही बेहतरीन नतीजे दे रही है और अच्छे रिजल्ट्स और प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ अच्छा है। और पोजिशनल बेसिस पे मैं स्टॉक लेके आया हूँ NBFC स्पेस से, और वो है कैनफिन होम। कैनफिन होम पे स्टॉप लॉस होना चाहिए 595 का और टारगेट होना चाहिए 750 का। 2-3 महीने का पर्सपेक्टिव होगा स्वाति इस पे। और स्ट्रॉन्ग NBFC है, सबसे ज्यादा सैलरीड क्लास में डिसबर्सल्स होते हैं करीबन 74-75%। तो कैनफिन होम भी मुझे बहुत बेहतरीन लग रहा है। तो कल के लिए ICICI बैंक और कैनफिन होम पोजिशनल बेसिस पे। तो सिद्धार्थ जी की राय, इंट्राडे में ICICI बैंक में खरीदारी और लगभग 3 महीने का नजरिया अगर हो तो कैनफिन होम में खरीदारी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक एक्सक्लूसिव खबर का हम रुख कर लेते हैं। सरकारी बैंकों के NPA से जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव खबर है। सीधे हमारे वरिष्ठ संवाददाता ब्रजेश कुमार का ही रुख करते। ब्रजेश, कौन सी एक्सक्लूसिव खबर दर्शकों के लिए लेकर आए हैं? सरकारी बैंकों की बैलेंस शीट पर पड़े हुए पुराने NPA जो हैं उनको जल्दी ही बैड बैंक में ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसके लिए वित्त मंत्रालय ने NRCL के अधिकारियों से हाल ही में इसी हफ्ते बातचीत की थी और ये कहा है कि 31 मार्च 2022 तक जो 22 खाते जिनकी पहचान की गई है कि जिन्हें बैंक NRCL को बेचेंगे उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इसलिए कहा गया है कि जल्दी ही
जल्दी से जल्दी इनको लेकर के बैंकों के साथ बातचीत शुरू की जाए, मोलभाव किया जाए और कीमत तय करके उनका जल्दी से जल्दी NARCL के पास इनका ट्रांसफ़र किया जाए। जो बड़े खाते जिनकी पहचान की गई है उसमें वीडियोकॉन ऑयल वेंचर्स करीब 22,000 करोड़ का खाता है, ये काफ़ी बड़ी रकम है। इसमें लीड बैंक जो है SBI है। इसके अलावा एमटेक ऑटो, RNEL, JP इंफ्राटेक, कास्टेक्स टेक्नोलॉजी, वीज़ा स्टील, GTL और मीनाक्षी एनर्जी, लवासा कॉरपोरेशन जैसे बड़े नाम जो है बड़े नाम हैं जिनके NPA खातों को NARCL में ट्रांसफ़र किया जाएगा। शुक्रिया ब्रजेश। बैंकों से जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव खबर हम तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं कि अक्टूबर में टीवी पर विज्ञापनों की भरमार है। क्या है वजह कि टीवी पर एड काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं और वॉल्यूम में बढ़ोतरी नजर आ रही है? कुशल गुप्ता पूरी खबर के साथ हमारे साथ हैं, बताइए कुशल। जी, तो टीवी एड वॉल्यूम्स में लगातार तेज़ी हमें अक्टूबर महीने में देखने को मिली। स्पेसिफिकली अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे तो यहाँ पर सालाना आधार पर करीब 11% की ग्रोथ टीवी विज्ञापन वॉल्यूम में आती हुई नजर आई। इनफैक्ट 2019 से अगर कंपेयर करेंगे इसी आंकड़े को तो करीब 23% की बढ़त यानी कि प्री कोविड लेवल से आपको यहाँ पर इस लेवल पर आती हुई नजर आ रही है। और 22% कुल जितने भी करीब 2851 एडवर्टाइजर्स थे उनमें से 22% एडवर्टाइजर्स नए थे। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो क्लियर कट इंडिकेशंस हैं नए एडवर्टाइजर्स का वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और जो त्योहारी समय था और जितने भी स्पोर्टिंग इवेंट्स हुए थे वो दो बड़े कारण बने जिस तरह से एड वॉल्यूम्स में आपको ग्रोथ आती हुई दिखी। अब कहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ आई, जिसमें सबसे पहला है जो FMCG सेक्टर है उसने बाजी मारी थी। उसके अलावा अक्टूबर 2019 के मुकाबले अगर आप कंपेयर करें एड वॉल्यूम्स को, ई-कॉमर्स और BFSI सेक्टर स्पेसिफिकली के लिए 97% से ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पर दर्ज हुई। और साथ ही जो बिल्डिंग इक्विपमेंट कैटेगरी है उसकी एड वॉल्यूम में 23% का उछाल हमें देखने को मिला। तो अक्रॉस स्पेसेस अक्रॉस सेक्टर्स आपको अच्छी एड वॉल्यूम ग्रोथ होती हुई दिखी। और इससे क्लियर कट इंडिकेशंस ये बन रहा है कि जो तीसरी तिमाही होगी पर्टिकुलरली मीडिया कंपनीज के लिए उसमें से एक महीना तो डेफिनेटली काफ़ी बेहतर साइड पर आपको देखने को मिल सकता है। तो सालाना आधार पर अच्छी ग्रोथ है। अब ये देखना होगा कि नवंबर और दिसंबर में किस तरह के आंकड़े आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक रिसर्च रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर आप माने तो डेफिनेटली अक्टूबर महीने में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली। चलिए कुशल, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं सीमेंट सेक्टर का चैनल चेक। तीसरी तिमाही में सीमेंट के दाम बढ़े हैं और आगे कैसी रहेगी सीमेंट की मांग, पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मानसी दवे है हमारे साथ। बताइए मानसी। जी बिल्कुल, सीमेंट की कीमतों की या ट्रेंड की अगर बात करें, यहाँ पर इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में काफ़ी उठापटक देखने को मिली। इनपुट कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रही जिसके चलते सीमेंट सेक्टर के प्रदर्शन पर असर पड़ता हुआ देखा। हमने देखा है कि अब पहली छमाही में तो उठापटक उतार चढ़ाव जरूर दिखे, लेकिन Q3 FY22 में बेहतरी के पूरे संकेत अब नजर आ रहे हैं। आपको बता दें हाउसिंग इंफ्रा में तेजी से सीमेंट की डिमांड में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। H1 FY22 यानी कि वित्त वर्ष की पहली छमाही में पेटको कोयले के दाम में लगातार बढ़ोतरी दिखी, जिसका सीधा असर सीमेंट सेक्टर के प्रदर्शन पर पड़ता हुआ हमने देखा है। पेटको की कीमतों की अगर बात करें सालाना आधार पर 90% और तिमाही आधार पर 22% की बढ़ोतरी देखने को मिली, जो कि एक खर्चा है सीमेंट सेक्टर के लिए। वहीं कोयले के दाम में सालाना आधार पर 150% की और तिमाही आधार पर भी 45% की बढ़ोतरी हमने देखी। एक और खर्चे बढ़ते गए जिसके चलते सीमेंट के प्रदर्शन में हमने एक इम्पैक्ट देखा। लेकिन अब किस तरह से स्थिति सुधरती हुई दिख रही है, कीमतों में बढ़ोतरी का दौर अब शुरू होता हुआ दिख चुका है। Q3 FY22 में अब तक ऑल इंडिया सीमेंट प्राइसेस की अगर बात करें 4.6% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। करीब 15 रुपए प्रति बोरी तिमाही आधार पर सीमेंट की बोरियों की कीमतें जो है उसमें बढ़ोतरी हम देख चुके हैं। इसमें और ज़्यादा अगर इसे डीप डाइव करके समझने की कोशिश करेंगे, Q3 FY22 में प्राइस इंक्रीज का ट्रेंड टिल डेट की अगर मैं बात करूं, साउथ में सबसे ज़्यादा कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, करीब 8.5% की बढ़त रही। वहीं नॉर्थ में हमने 6% की बढ़त, उसके बाद वेस्ट में 5% और सेंट्रल इंडिया में 4% की बढ़ोतरी देखी। हाँ, एक ईस्ट इंडिया है जहां पर इतनी ज़्यादा सुधार या कह सकते हैं कि बढ़ोतरी नहीं दिखी। ऑफकोर्स वहां पर गिरावट दिवाली तक दिखी थी, लेकिन ताज़ा अगर आंकड़े देखें तो वहां पर भी 10 रुपये प्रति बोरी की बढ़ोतरी हमने देखी। तो रिकवरी धीरे धीरे ईस्ट इंडिया में भी आती हुई देखने को मिल रही है।
लेकिन इसके अलावा तमाम रीजन्स में बढ़ोतरी का ट्रेंड है और आपको बता दें इस बढ़त से सीमेंट सेक्टर के लिए फायदेमंद ये साबित होता हुआ दिखेगा। उनके रियलाइजेशंस बढ़ेंगे और साथ ही मार्जिन्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो सिचुएशन में उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिली। सीमेंट की कीमतें होल्ड होती हुई दिख रही थी, लेकिन अब यहाँ से बढ़ोतरी फिर से लौटती हुई जरूर दिखेगी। बहुत शुक्रिया मानसी, सीमेंट सेक्टर पर ये ज्यादा जानकारी देने के लिए। कल के बाजार पर क्या रखें स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के सेशन का सवाल है, कल का सेशन इस लिहाज से बेहद अहमियत वाला होगा कि वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी और पिछले 4-5 सेशन बाजार ने भारी उतार चढ़ाव दिखाए और आज भी वैसा ही माहौल था। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त 3:30 बजे डाउ फ्यूचर्स 125 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि अमेरिका से हल्की फुल्की कमजोरी के हैं संकेत। देखते हैं किस तरह से अमेरिका के बाजार आज ट्रेड करते हैं और डाउ फ्यूचर्स सुबह क्या होते हैं, ये तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इसके अलावा सबसे ज्यादा अहमियत वाला ट्रिगर होगा आज फिर से एफआईज के आंकड़े। कैश मार्केट में और स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईज का क्या एक्शन रहता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा और वो भी बाजार की दशा दिशा तय करेगा। अब कल के लिए जो सपोर्ट का काम करेगा वो है 17,225 से लेकर 17,300 की रेंज। ये निफ्टी के लिए आखिरी उम्मीद है सपोर्ट के लिए। आज से ऊपरी स्तरों पर 17,550, 17,600 परफेक्ट सप्लाई जोन है निफ्टी के लिए, अगर वापस से वहां तक पहुंचे तो। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 37,125 सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और 37,750, 37,950 ये है वो रेंज जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग, मुनाफा वसूली, बिकवाली आते हुए नजर आएगी। इस रेंज को ट्रेड करना है। जाहिर सी बात है कल फिर से वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी का दिन है, थोड़े बाजार ओवर सोल्ड है। नीचे खुलेंगे तो एक रिकवरी का माहौल बनेगा और ग्लोबल संकेतों के चलते ऊपर खुल गए तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग भी आपको आती दिखेगी, यानी कि दोनों तरफ के ट्रेड के लिए आपको रहना होगा तैयार। इंडेक्स में और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भरपूर बना है, वहां पर आपका फोकस फिर से होना चाहिए। तो कल के बाजार की तैयारी जानी, आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया से करते हैं बात। चंदन जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां रखी जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए बाजार में काफी उठापटक देखने को मिल रही है। निफ्टी शुरुआती घंटे में 17,600 गया और उसके बाद में लगभग 250 पॉइंट की गिरावट देखी, तो काफी उठापटक के माहौल में यहाँ पे बाई और सेल दोनों ट्रेड लेके चलना पड़ेगा। तो दो ट्रेडिंग आइडियाज रहेंगे। पहला रहेगा अडानी एंटरप्राइजेज पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ये स्टॉक अपने मल्टीपल वीक के ब्रेकआउट्स पे और न्यू लाइफ टाइम हाई टेरिटरी पे चल रहे हैं, तो अडानी का दिसंबर का 1760 की कॉल लेने की सलाह रहेगी, जो लगभग 85 रुपए के आसपास बंद हुआ है। 60 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर में ये 135 रुपए के टारगेट दिखा सकते हैं और हमारा मानना है कि अडानी कहीं न कहीं ऊपर में 1850 तक के लक्ष्य को छूता हुआ नजर आना चाहिए। दूसरा ट्रेड रहेगा वो नेगेटिव साइड में रहेगा और वो रहेगा पिडलाइट पे। और पिडलाइट आप देखोगे एक बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन देने के लिए तैयार हो रहा है, मल्टीपल वीक्स के लो पे चल रहा है और यहाँ पे 3 से 5% की और वीकनेस बन सकती है। तो पिडलाइट में 2200 का पुट दिसंबर सीरीज को लेने की सलाह रहेगी। 36 रुपए के आसपास बंद हुआ है, 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और हमारा मानना है कि पिडलाइट में गिरावट आएगी और ये 2200 का पुट 36 से 66 रुपए के टारगेट को हासिल करता हुआ नजर आना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया चंदन जी, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और सिद्धार्थ आपके पास आएंगे शो के अंत में और जानेंगे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए कौन से पिक देने वाले हैं आज। देखिए स्वाति, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जो स्टॉक लाए हैं वो टेक्सटाइल की कंपनी है और ये कंपनी है इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज। इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज जो बेडशीट्स, बेड लिनन में लीडर है और यूएस का सबसे बड़ा सप्लायर है। 10 बड़े बड़े ब्रांड सप्लाई करती है यूएस, यूके, मिडिल ईस्ट और कई सारे देशों में। इंडोकाउंट रिजल्ट्स अच्छे थे, मार्जिन में बढ़ोतरी देखने मिली, 17.5% से 18% का मार्जिन देखने मिला। गाइडेंस भी बहुत दमदार है, यानी ये साल में 3200 करोड़ का रेवेन्यू हो सकता है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स है और अगर देखा जाए तो रिटेल सेल्स जो है अमेरिका की, यूएस की, उसमें बहुत बेहतरीन बाउंस बैक देखने मिला है। बेड लिनिन्स में भी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है कंपनी और चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी में एकदम फिट बैठती है इंडोकाउंट। टेक्सटाइल स्पेस में भारत सरकार भी बहुत ही जोर दे रही है कि ये स्पेस और भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट खड़ी करे और बूस्ट मिले ये स्पेस को। इंडोकाउंट पे खरीदारी की राय है, टारगेट होगा 334 का निवेश की राय।
इंडो काउंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह सिद्धार्थ सेडानी की। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए। तो बाजार आज और कल में बस इतना ही।